हेलो दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज से हम शुरू करने वाले हैं जीएस का सेशन, जीके जीएस का, जिसमें मुख्य रूप से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस भी रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा और आपका एमसीक्यू रहेगा। साथ ही इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट से भी रहेगा। और ये बिहार दरोगा और जो सुपर टेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है, टीचर का एग्ज़ाम बिहार में, उसके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और जितना भी प्रश्न इसमें दिया गया है सब कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है पीसीएस लेवल में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा प्रायः महिला के बारे में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। तो ये प्राचीन जो वंश था, जो दक्षिण भारत का था प्राचीन काल में, जो चालुक्य था, इसके द्वारा चालुक्य वंश द्वारा महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की राजधानी आपका वातापी था। और जो कांची है, जो कांचीपुरम है, जो पल्लवों की राजधानी थी, ये पल्लवों की राजधानी थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में यवन प्रिय किसका घोतक था? यवन प्रिय किसका घोतक था? यह काली मिर्च चुका जाता था यवन प्रिय। नेक्स्ट प्रश्न है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्तर की खुदाई से प्राप्त होता है? तो ये अरिकमेडु है, दक्षिण भारत में इसकी खुदाई से प्राप्त होता है कि जो भारत और रोम के बीच था व्यापारिक घनिष्ठ संबंध था। नेक्स्ट प्रश्न है, रोमन बस्ती कहाँ से मिला है? रोमन बस्ती, तो रोमन बस्ती आपका आगे देखते हैं इसमें अगला ऑप्शन क्या है इसमें। तो रोमन बस्ती आपका इसमें हो जाएगा, रोमन बस्ती अरिकमेडु से मिला है, रोमन बस्ती। नेक्स्ट है कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन कहाँ दिए थे? तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, यहीं पे आई थी। यहाँ पे एसी मजूमदार, जो लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस अध्यक्ष, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आपका ए हो जाएंगे अंबिका चरण मजूमदार या एसी मजूमदार वो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? प्रसिद्ध जो लखनऊ समझौता था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, वो कब हुआ? तो ये 1916 में हुआ, आपका 1916 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, अतिवादियों उग्रवादियों के पुनर्मिलन में प्रमुख शिल्पी कौन थे? पुनर्मिलन जो करवाया गया था, जो प्रमुख शिल्पकार कौन थे अतिवादी उग्रवादियों में? तो यानी कि नरम दल और गरम दल में, तो इसमें एनी बेसेंट हो जाएगी, जो आयरिश महिला थी। और इन्होंने ही प्रथम बार सितंबर 1916 में मद्रास से होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। और इसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने आपका पुणे के क्षेत्रों में शुरू किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के पृथक निर्वाचन प्रणाली किस वर्ष स्वीकार किया? तो जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है दोस्त, पृथक निर्वाचन प्रणाली जो था आपका, ये जो लखनऊ समझौता हुआ, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, उसी में इनको स्वीकार किया गया था। और एक और आपका क्वेश्चन आता है कि प्रथम बार मुस्लिमों को किस एक्ट के द्वारा पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? तो 1909 का जो था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसी में इनको भारत के मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। तो आइए 10 के देख लेते हैं आंसर कौन होगा। तो आपका 1916 वाला लखनऊ अधिवेशन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, दोनों के बीच व्यक्तिगत मतभेद का काल कब से कब रहा था? तो ये आपको 1916 से 1922 तक रहा था मतभेद का काल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ अधिवेशन के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में सही नहीं है? मतलब गलत यहाँ पूछ रहा है कि कौन इसमें गलत है, सही नहीं है। देखिए यहाँ कहता है कि विषय में कौन सा असत्य है, मतलब कौन सा गलत है।
तो कहता है कि अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता नहीं किए थे, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंबिका चरण मजूमदार यहाँ अध्यक्षता किए थे। और इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी से जो बिहार के थे आपका राजकुमार शुक्ल जो जाकर मिले थे और चंपारण की समस्याओं को मतलब वहाँ बताए थे, और बाद में आकर चंपारण सत्याग्रह किया गया था गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 1915-16 में होम रूल लीग आंदोलन आरंभ की गई थी किसके नेतृत्व में? तो जो होम रूल लीग आंदोलन हुई थी सबसे पहले तिलक में एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था, मगर इसमें एक आपको क्वेश्चन फंसाएगा कि पहले किसने शुरू किया। तो पहले एनी बेसेंट ने शुरू की थी सितंबर में 1916 में शुरू की थी, और तिलक जी थे जो बी तिलक थे वो दिसंबर 1916 में शुरू किए थे, इसलिए कहा जाता है कि एनी बेसेंट पहले शुरू की थी सितंबर 1916 में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन लोकप्रिय रहा भारत में? तो कौन सा आंदोलन लोकप्रिय रहा भारत में? तो आपका जो होम रूल आंदोलन था जो एनी बेसेंट और तिलक द्वारा शुरू किया गया था, यही लोकप्रिय हुआ था, क्योंकि यह देश के सामने एक सुशासन की ठोस योजना रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से जुड़े नहीं थे? तो CR दास नहीं जुड़े थे होम रूल आंदोलन से, सुब्रमण्यम अय्यर थे, एनी बेसेंट भी थी और बरहत्तर भी थे। तो CR दास चित्तरंजन दास जो गया के 1922 में अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता, और इन्होंने एक अच्छा पल भी किया था। नेक्स्ट प्रश्न है होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि यह इसने ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी इसीलिए। नेक्स्ट प्रश्न है तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया होम रूल आंदोलन, जो होम रूल आंदोलन था लीग को कब एक में मिला दिया गया? तो 2 साल के बाद 1916 में शुरू हुआ, 1916 में शुरू हुआ, और 2 साल के बाद 1918 में इसको मिला दिया गया, तो 1918 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारत में फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट थी, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में रहने के दक्षिण अफ्रीका में रहने के अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो ये आपको इंडियन ओपिनियन को किए थे, जो 1903 में प्रकाशित हुआ था इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट प्रश्न है फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? तो फिनिक्स फॉर्म डरबन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। महात्मा गांधी समर्थक थे किसका? महात्मा गांधी किसका समर्थक थे? तो महात्मा गांधी दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गांधी के राम राज के युगल सिद्धांत कौन कौन थे? तो सत्य और अहिंसा इनके युगल सिद्धांत थे रामराज का। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ था? अहिंसा का अर्थ था कि सत्य की प्राप्ति करना, सत्य की प्राप्ति का रास्ता था अहिंसा का मतलब। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन, 1 मिनट, 24 नंबर प्रश्न यहाँ से है आपका, कहता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह के राजनीतिक में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? मतलब अंतिम में सबसे क्या करते थे? तो सबसे अंतिम हड़ताल को देते थे कि सबसे लास्ट में हड़ताल किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल की कुंजी बताया था? समाजवाद को कुंजी बताया था। तो ये आपका जो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसी में बताया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? निष्क्रिय विरोध, तो ये अरविंद घोष थे जो गर्म दल के नेता थे। एक महात्मा गांधी यहाँ इनसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी को मतलब कब भारत में लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे भारत दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक आक्रोश उत्पन्न किया था? जो रॉलेट एक्ट 1919 था, आपको पता होगा कि 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, और इसमें जो इसी के लिए जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे कि इस तरह का जो इसमें सीधा कहता था कि बिना दलील बिना वकील बिना जेल का मतलब किसी को अंदर कर सकता है, तो इसका ऑप्शन C नंबर सही हो जाएगा। इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल जाने के लिए अधिकृत किया था।
तो कहने का मतलब है कि इसको जब जलियांवाला बाग हत्याकांड इसके बाद घटित हुई तो उसका रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया, पेश किया गया, तो 1 साल बाद 1920 में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 28 नंबर है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कि खलीफा ने अंग्रेज़ों को शरण दी थी। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर आपका प्रश्न है कि गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने मुसलमानों को समर्थन किया था कि ताकि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने में हमको सहयोग करें। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन तो जो एक क्रिप्स प्रस्ताव आया था, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में, इसी के प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो ब्रिटेन में किस पार्टी का सरकार था। ब्रिटेन में पूछ रहा है। 1947 से आज़ादी मिली हम लोग का भारत में, तो ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी, तो लेबर पार्टी की सरकार थी। और उस टाइम वहाँ पीएम कौन थे, तो क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट लिख नहीं पा रहे हैं दोस्तों, स्पेस कम है, तो उन्हें प्रधानमंत्री हो जाए क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट प्रश्न है किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को मानते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। तो ये आपका बीजी तिलक ने बोले थे कि अगर भगवान अस्पृश्यता छुआछूत को मानते हैं तो उनको हम भगवान नहीं मानेंगे। और एक आपका पॉलिटी में आता है क्वेश्चन कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया वर्णन मिलता है, तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत या आप छुआछूत का रुख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन सुझाव दिया था। तो स्वामी साधानंद थे, बिहार के एक नेता थे, और इन्होंने रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन का सुझाव दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 33 नंबर है कि गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं को और उनके अनुयायियों को कट्टरपंथी को प्रोत्साहित नहीं करें। तो किसने सावधान किया था, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना था, जिन्होंने बताया था कि आप मेरे मुस्लिम धार्मिक नेता हैं और जो अनुयायी हैं उनको आप कट्टर प्रोत्साहित मत कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। तो ये आपको गोरखपुर जेल में दिया गया था इनकी फांसी। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति है। तो सबसे कम आयु में अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे, आपका 1923 के दिल्ली जो अधिवेशन हुई थी इसी में प्रथम बार इनको बनाया गया था। और सबसे कम उम्र के थे, सबसे अधिक समय तक भी यही रहे हैं। 1940 से 46 तक इन्होंने अध्यक्ष पद पर रहे हैं कांग्रेस के, सबसे अधिक समय तक भी यही रहे हैं, सबसे कम उम्र में भी यही रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें 36 नंबर की निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख है संगम जो साहित्य है उसमें नहीं किया गया, संगम साहित्य नहीं किया गया है। तो आपका जो कदम है, कंदम, इसका उल्लेख नहीं मिलता है। चेर, चोल और पांड का तीनों को मिलता है, कदम का नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था। जो उरेयूर था किस लिए विख्यात था, तो ये आपका मसालों का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, मसालों का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न है कि तृतीय संगम साहित्य हुआ था, तृतीय संगम साहित्य कहाँ आयोजित हुई थी। तो आप याद रखिएगा 3 गो हुआ था, एम के एम। तो एम से हो जाएगा मदुरई, के से कपाटपुरम, यहाँ लिख नहीं पा रहे चूँकि स्पेस कम है, कपाटपुरम के से हो जाएगा। और फिर तीसरा मदुरई में हुआ था, तो इसीलिए एम के एम 3 गो संगम साहित्य हुआ था। एक मदुरई में हुआ था, दूसरा कपाटपुरम हुआ था और तीसरा फिर मदुरई में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है आपका मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। नेक्स्ट कहता है कि इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किसको संबोधित किया जाता है। तो जो हेरोडोटस थे, जो इतिहास के पिता जिनको कहा जाता है, इन्हीं को पदवी दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 कुमार चरित्र के रचनाकार कौन थे। तो 10 कुमार चरित्र के रचनाकार डंडिन थे, 10 कुमार चरित्र के लेखक। नेक्स्ट प्रश्न है कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे। तो अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित की गई है, पाणिनि द्वारा। और पाणिनि जो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे और पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक था,
और इसी वंश के काल में, सुंग वंश के शासनकाल में ही 185 BC में 185 BC में जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति जो है इसकी रचना हुई थी। और तब से आज़ादी के पहले तक इसका देश में प्रभाव देखने को मिलता है। अब तो खैर ख़त्म हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 43 में। 43 है कि चरक संहिता साहित्य पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है, चरक संहिता। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका सुमेलित नहीं, कालिदास रघुवंशम ठीक है, भास स्वप्नवश दत्ता, हर्ष 3 वो नाटक लिखे हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, तो ये भी सही हो जाएंगे। जो कादम्बरी है सुबधु नहीं लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिलिंद पंधो क्या है? तो मिलिंद पंधो क्या है? तो ये पाली ग्रंथ है। इसमें मिनांडर और जो नागसेन थे उसका जो बौद्ध जो संवाद हुआ था उसका यहाँ इसमें स्टोर किया गया, मतलब एकत्रित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पंधो किस यवन शासक का पर प्रकाश डालता है, किस हिंद यवन शासक के बारे में वो मतलब बताता है? तो मिनांडर जो था, मिनांडर के बारे में बताता है। और यही मिनांडर को हराने के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था और उसमें प्रमुख रूप से उन्होंने अपना विजय का जिक्र करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर कि मिलिंद पंधो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के बद्ध समाद रूप में है। यह भिक्षु कौन था? तो यह भिक्षु आपका नागसेन था, जो बौद्ध भिक्षु था नागसेन था। नेक्स्ट प्रश्न है उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो आपको मिलिंद पंधो है जो मौन है, चूँकि इसमें जो आपका है वाद संवाद किया गया बौद्ध धर्म से संबंधित इस बारे में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है ब्राह्मीहिर की पद सिद्धांत का किस पर आधारित है? तो ये आपको यूनानी जो है आपको यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कलहन कृतराज तरंगनी कुल कितने तरंग हैं? तो कुल 9 तरंग हैं इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है कि कलहन की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? तो एक जुनराज और श्रीवर था, इन्हीं दोनों ने मिलकर के कलहन की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागानंद रत्नावली प्रदेशा के लेखक कौन है? तो इसका हर्षवर्धन हो जाएंगे। इसको देख लेते हैं कितना नंबर ऑप्शन है। ऑप्शन डी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन डी हर्षवर्धन प्रियदर्शिका नागानंद और रत्नावली का रचनाकार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कालिदास की साहित्यिक कृति कौन नहीं है? तो आपको जो मृच्छकटिकम है क्षुद्रक द्वारा लिखा गया है मृच्छकटिकम, बाकी कालिदास द्वारा लिखा गया है सारा बुक। नेक्स्ट प्रश्न है कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? तो ये आपका जो अग्निमित्र था, जो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, इसी का यहाँ प्रेम कहानी मिलता है इसमें। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश का संस्थापक जो पुष्यमित्र शुंग था उसके पुत्र की प्रेम की कहानी मिलती है? तो यही मालविकाग्निमित्र में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ है। ये पंचतंत्र है जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? तो भास्कर थे बीजगणित के क्षेत्र में भास्कर को जाना जाता है। और आर्यभट्ट को शून्य का जनक माना जाता है, जो आर्यभट्ट जो गुप्त काल में थे शून्य का जनक माना जाता है इनको। नेक्स्ट प्रश्न है मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत आता है आपको बीपीएससी और बिहार दरोगा में, तो याद रखिएगा ये सब। मत विलास प्रहसन के लेखक आपका महेंद्र बर्मन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो आपका लाइफ ऑफ हेनसंग ह्यूली ठीक है, द हिस्ट्रीज हेरोडोटस ठीक है, हिस्टोरियल फिलोसफिकल
पोम्पेई टोग्रल, ठीक है। द नेचुरल हिस्ट्री टोल्मी, एक गलत है आपका, यही गलत है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका जो अब्दुल रहमान हमीरासो ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। चंद्रवरदाई पृथ्वीरासो, ठीक है। जगनिक आल्हा खंड लिखा, ठीक है। आपका नरपति नाल्हा बेसव रासो, ये ठीक है। तो ए नंबर आंसर से, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जेजाक मुक्ति का प्राचीन नाम था, क्या था? तो बुंदेलखंड नहीं, इसका नाम था जेजाक मुक्ति का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 62 नंबर, धंगदेव किस वंश का शासक था? धंगदेव तो जो जेजाक मुक्ति के चंदेल थे, जेजाक भुक्ति के चंदेल थे, यहीं के शासक था धंगदेव। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, और यही धर्मपाल है जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार बनवाया था? तो सोमपुर महाविहार धर्मपाल ने बनवाया था, और एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था जो बौद्ध धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 65 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था? तो ये धर्मपाल द्वारा किया गया था, जो पाल वंश से संबंधित था। 66 नंबर, गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि बराह की थी? तो आदि बराह मिहिर भोज का था, आदि बराह मिहिर भोज का था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 67 नंबर, महान जैन विद्वान हेमचंद किसके सभा में माने अंगीकृत करते थे या किसके सभा में रहते थे? तो आपका जो कुमारपाल था, आपका कुमारपाल के मतलब दरबार में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्ष्मण संबंध का आरंभ किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो लक्ष्मण संबंध का आरंभ सेन वंशों द्वारा किया गया था, जिसका संस्थापक सामंत सेन था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था? तो नागभट्ट प्रथम ने किया था, गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है कि महोदया किसका पुराना नाम है? महोदया किसका पुराना नाम है? तो आपका कनौज का महोदया नाम था, पुराना प्राचीन नाम। नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर, राजा भोज ने कहाँ शासन किया था? राजा भोज ने तो ये धार पे शासन किया, धार नगरी पे शासन किया था। आपका 72 नंबर क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था, आपका। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक हरि सिंह था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पुर्तगाली का राजधानी कौन था? पुर्तगाली राजधानी कौन था? तो पुर्तगाली आपको पता है कि 1498 में प्रथम बार आया था, जो वास्को डी गामा था। और फिर आपका 1500 में एक पेट्रो अल्वारेज नामक दूसरा पुर्तगाली आया था, और फिर 1502 ईस्वी में भी आया था वास्को डी गामा। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने गवर्नर जनरल नियुक्त किया, पुर्तगाली गवर्नर जनरल। जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, और दूसरा आपको अल्बुकर्क था। तो ये कहता है कि पुर्तगाली का कौन सा राजधानी था? तो कोच्चिन को इन्होंने राजधानी बनाया था। और प्रथम बार जो पहुँचा था 17 मई 1498 को इन्होंने कालीकट नामक बंदरगाह पे केरल में पहुंचा था, और यहाँ पे राजा जमोरियन थे, इन्होंने इसको भव्य स्वागत भी किया था वास्को डी गामा को। चलिए इतना ही, इससे आगे आते हैं। बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी? तो बंगाल में जैसे प्रथम तो इन्होंने यहाँ कोच्चिन में स्थापित किया, जो 1503 में स्थापित किया। उसके बाद इन्होंने एक आपको हुगली में भी स्थापित किया था। बंगाल में हुगली, आपको केरला में कोच्चिन के क्षेत्र में स्थापित किया 1503 में, और बंगाल के क्षेत्रों में हुगली में स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल सम्राट कौन था? तो आपको पता होगा कि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इसका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठे थे, और इन्होंने ही आदेश दिया था। तो यहाँ जहांगीर आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने 1608 में प्रथम बार पहुंचा था। इसका जो कैप्टन हॉकिंस था, उन्होंने पहुंचा था जहांगीर के दरबार में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ के भारतीय शासकों से
सन 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा प्राप्त किया था। वे चंद्रगिरी का शासक थे। चंद्रगिरी का शासक थे। यहीं पे 1629 में अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष हस्तांतरित किया था या किस वर्ष जीता था। तो आपको पता है कि गोवा को 1510 ईस्वी में 1510 ईस्वी में है। यहीं पे बीजापुर के शासक आदिल शाह से अल्बुकर्क ने जीता था। अल्बुकर्क ने जीता था, आदिल शाह से जीता था 1510 में, गोवा को छीन लिया था युद्ध करके। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बंगाल में निम्नलिखित कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो डचों ने चिंसूरा स्थापित किया था। और डचों ने यहाँ पे मसूलीपट्टनम है, यहीं पे स्थापित किया था डचों ने प्रथम फैक्ट्री भारत में। 80 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन था। तो पहला यूरोपीय राष्ट्र आपको पुर्तगाल था, जो आपको पता है कि 1498 में आया था और 1505 से अपना वायसराय भी नियुक्त करना शुरू कर दिया था यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न है गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली कौन था। तो गोवा में अल्बुकर्क द्वारा सती प्रथा समाप्त कर दिया गया था और इन्होंने एक वैवाहिक नीति चलाई थी अल्बुकर्क ने, जिसके तहत कहा जाता है कि भारतीय महिलाओं के साथ पुर्तगालियों को, मतलब जो पुर्तगाल के थे, उनको विवाह करना था और वैवाहिक संबंध स्थापित करके यहाँ पे अपना प्रभुसत्ता को और अधिक मजबूत करना चाहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ये मद्रास किस दुर्ग से संबंधित है। मद्रास तो सेंट जॉर्ज दुर्ग से संबंधित है। ए नंबर आंसर हो जाएगा आपका सही। और एक फोर्ट विलियम था, तो फोर्ट विलियम आपको कलकत्ता में था, बंगाल में कलकत्ता में था आपका फोर्ट विलियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई भेज मिला था। तो ये पुर्तगाली राजकुमारी थी, पुर्तगाली कैथरीन नाम था, कैथरीन नाम था। इसको 1661 में दोनों को बीच शादी हुई थी, 1661 में। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय था और राजकुमारी कैथरीन थी जो पुर्तगाली थी। और इन्हीं के दोनों के बीच से अगर विवाह मतलब हो गया था तो विवाह के बाद दहेज के रूप में बम्बई को दिया गया था, जो बाद में मतलब जो अंग्रेज था वो कंपनी को 1668 में दे दिया था किराए पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। तो एक 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ था, 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ था। और इसमें एक तरफ से सर आयरकुट थे पुर्तगाली के, फ्रांसीसी तरफ से काउंट डी लैली अंग्रेज़ की तरफ से थे आपको 1760 में सर आयरकुट, और फ्रांसीसी की तरफ से थे आपका काउंट डी लैली। इन्हीं के बीच संघर्ष युद्ध हुआ था और बांडीवास युद्ध में अनंतर फ्रांसीसी की हार हुई और फ्रांसीसी का यहीं से अंत हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था गठन। तो आपका 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी गठन हो गया था। तो उस टाइम भारत में मुगल बादशाह कौन था। तो उस टाइम आपको पता है कि जब अकबर की मृत्यु 1605 में हुआ तो और 1600 में स्थापना होता कंपनी को, तो उस टाइम तो अकबर ही होंगे, तो अकबर यहाँ हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था। तो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर को हम पहले बताएं आपको कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और इन्होंने भारत में प्रथम बार ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति का एक नीति चलाया था, जिसके तहत हिंद महासागर में जो समुद्री या मतलब व्यापार होता था उसमें निगरानी रखता था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में पुर्तगालियों ने निम्नलिखित किस स्थान पर पहला किला निर्माण किया था। तो पहला किला आपको इससे पहले बताया कि कोचीन में निर्माण किया था और वो 1503 में स्थापित किया था पहला किला। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से पुर्तगाली ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था। आ ही गया क्वेश्चन, अभी बता ही थे आगे आपका। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसको हिंदी में शांत जल नीति कहते हैं, शांत जल नीति कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित थी। तो आपको पता होगा कि हम पढ़ाए हैं, आपको डिटेल पढ़ा है, मेरा चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। जो सूरत था, यहाँ सूरत में पहले अंग्रेज भी स्थापित किया था और वहीं पे 1668 ईस्वी में यहाँ आपको
यहीं पे फ्रेंच द्वारा स्थापित किया कंपनी, सूरत में ही। तो इसका आंसर सूरत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? सरकारी वकील कौन थे? काकोरी कांड मुकदमा कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुई थी। और ये स्मॉल डेट याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन को फंसा था दरोगा में और बीपीएससी में। तो इसमें जगत नारायण मुल्ला हो जाएंगे, ये सरकारी वकील थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 91, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? तो इसके विरोध में शंकरन नायर थे, इन्होंने कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी और महात्मा गांधी ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो यहाँ से तीनों याद रखिएगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल जो 1919 को जलियांवाला का हत्याकांड हुआ, तो शंकर नायर ने कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी और महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। तो इतना याद रखेगा यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन की भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था ऐसा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इनमें से जो आपका ऑप्शन है, इसमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रथम अध्यक्षता की है? तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी द्वारा किया गया है। WC बनर्जी द्वारा किया गया है, बैमेश चंद्र बनर्जी। अभी जो मध्य निषेध का सिपाही का एग्जाम हुआ 14 मई को, उसमें पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 94 नंबर कि बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का बंगाल में जन्म दिया था, वो कौन था? तो अनुशीलन समिति थी, आपका जो अनुशीलन समिति इसी को जन्म दिया था। नेक्स्ट प्रश्न कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद से प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, कौन थे? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तो कौन थे उसमें? महात्मा गांधी तो नहीं होंगे, इसमें थे स्वामी श्रद्धानंद ने भाषण दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वो बोले थे कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। वो मोहम्मद अली जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के लिए बोले थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1932 में स्थापित अखिल अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे, घनश्याम दास बिरला। एक और आपका जो यहाँ अम्बेडकर जी हैं और नीचे गांधी जी हैं, इनके बीच आपको हुआ था 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, जो फेमस है, पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 98 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसिफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो आपको पता होगा कि 1942 में एक शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, इसी में ये भूमिगत हो गई थी। और एक आपका जयप्रकाश नारायण थे, वो आपको हजारीबाग जेल से भाग आए थे दीपावली के दिन। बीपीएससी पूछा है किस दिन भागे थे वहाँ से, तो दीपावली के दिन भागे थे वहाँ से, जेल से रात में निकल गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 99 नंबर की भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? तो क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। क्योंकि भारतीय होता तब कुछ होता, मतलब फ़ायदा हम लोग को इसमें नहीं था। जो 100 नंबर प्रश्न है आपका 100 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो सचिंद्रनाथ सन्याल बंदी जीवन ठीक है, लाला रामशरण दास दी ड्रीमलैंड ठीक है आपका, भगवती चरण बोहरा द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब ठीक है, बम बनाने की कला। ये भगत सिंह वाला आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं सुमेलित है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम 100 प्रश्न देखें, केवल हिस्ट्री का है, इसके बाद हम पॉलिटिकल लाएंगे, फिर ज्योग्राफी का लाएंगे, इसी तरह सभी सब्जेक्ट लाएंगे। और ये आपको हम बता देते हैं कि आप विश्वास कीजिएगा बीपीएससी और बिहार एसआई के लिए, यानी कि बिहार दरोगा के लिए ये रामबाण है। तो आप इसको कंटिन्यू फॉलो कीजिएगा, हम डेली एक वीडियो डालेंगे। और अच्छा लगता है तो नए लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों के पास पहुंचाइए, क्योंकि बहुत जल्द है जो टीचर या सुपर टेट लेगा एग्ज़ाम, बीपीएससी जो आयोजित करने जा रहा है सुपर टेट का, वो बहुत जल्द अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है। तो मिशन मोड में लगे रहिए और आपको मेहनत कीजिएगा तो सफलता मिल जाएगा। तो और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।